हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो लगभग 7 पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे देखते रहो। और सारी करंट अफेयर्स में कभी समस्या नहीं होने वाली है। तो करंट अफेयर्स को रटना नहीं, अब समझना है, ठीक है। तो हम करंट को रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, क्योंकि करंट का पोर्सन हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लाते रहेंगे जब तक कि आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला पॉइंट आज क्या है। तो पहला पॉइंट है कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो भाई किसको बना दिया गया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? तो ये यहाँ पर यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, इसने क्या किया है कि ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनके हिसाब से उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने रसिया को डिक्लेयर कर दिया है। किसको कर दिया है? रसिया को डिक्लेयर कर दिया है क्या कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मतलब इसका मतलब है कि आतंकवाद को फैलाने वाला। मतलब कि वही बात है, जब यूरोप पे कोई समस्या आ रही है तो वो दुनिया को अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। उनका नज़रिया अलग हो जाता है, और जब दुनिया को समस्या होती है तब उनका नज़रिया अलग हो जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी क्यों? क्योंकि भाई उसको लग रहा था कि थ्रेट है, उसको नेटो से थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए उसने अपनी सुरक्षा में, क्योंकि देखो नेटो का गठन हुआ क्यों हुआ था? नेटो का गठन अलायंस जो बनाया गया था, उसमें ये नहीं बोला गया था कि आप इसको स्प्रेड करेंगे। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है कि बार बार उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है, नए नए देशों को जोड़ता जा रहा है। किसके लिए? जब सोवियत का खात्मा हो गया तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी तक नेटो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए क्या है कि उन्हें लगता है कि अब रशिया को भी लगता है कि भाई हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करी, क्योंकि बॉर्डर पर ही आप अगर नेटो आ जाएगा तो फिर क्या करेगा कोई? तो सीधी बात है कि अपनी सुरक्षा में उसने किया है, वो उसकी सोच है। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि उसको अब स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि उनके फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर टारगेट करना है एशिया में इंडिया को, चाइना तो खैर ठीक है, या इराक को, तो पाकिस्तान का बेस है तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने रशिया को कर दिया, बहुत बड़े। तो यहाँ पर देख लो कितनी हिपोक्रेसी हो रही है। तो इसको ध्यान रखना कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म किसे घोषित कर दिया गया है? ये रशिया को कर दिया गया, ठीक है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने यहाँ पर कर दिया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक परेड 2023। तो 2023 में जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी साहब थे। तो ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी साहब, ठीक है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब चीफ गेस्ट थे हमारे। और फर्स्ट इजिप्शियन लीडर टू होस्ट रिपब्लिक डे, ये पहले इजिप्शियन थे, इससे पहले कोई इजिप्शियन नहीं आया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइड, ये सारी चीज़ें ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड का जो चीफ गेस्ट था वो कौन था? तो वो थे आपके सुकोर्नो। तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, जो हमारे पहले जो चीफ गेस्ट थे किसके? रिपब्लिक डे परेड के। तो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो वो थे सुकोर्नो। और सुकोर्नो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ये थे आपके इंडोनेशिया के, ठीक है। तो 2023 का ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है हमारा कि वीर बाल दिवस। अब वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसको देखते हैं 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब ये किसकी याद में मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, 4 साहबजादे, ठीक है, उनकी याद में इसको बनाया जाएगा। उनकी जो शहीदी थी उसकी याद में मनाया जाएगा। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा उनका साहिबजादा नहीं था? तो फतेह सिंह थे, जोरावर सिंह थे, ठीक है, उनकी याद में मनाया जाएगा। जिन बच्चे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो इनको क्या किया था कि इनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो बस इनकी याद में क्या किया जाएगा कि इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाने जा रहे हैं हम। और कब मनाने जा रहे हैं? 26 दिसंबर को। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि नीरल मथेरन टॉय ट्रेन। तो नीरल मथेरन टॉय ट्रेन कहाँ पर चलने लगी है? तो ये आपकी नीरल से लेकर मथेरन तक चल रही है। और ये कहाँ पर चल रही है? ये महाराष्ट्र में चल रही है, ठीक है। इसको एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि टॉय ट्रेन बिटवीन द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब जो भी यात्री वगैरह हैं जो घूमने जाना चाहते हैं, तो वो इस ट्रेन पर बैठ के पूरे सफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टॉय ट्रेन, ऐसी ट्रेन है जो टॉय ट्रेन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनका डिस्टेंस कितना कवर करना है? 21 किलोमीटर है नीरल से मथेरन के बीच में, ठीक है। सह्याद्री माउंटेन। अब सह्याद्री माउंटेन किसे कहते हैं? कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देते हैं कि सह्याद्री माउंटेन किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाटों को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब देखो, मथेरन इज ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच इज इंक्लूडेड एट द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि मथेरन जो है ना वो आपके यूनेस्को की लिस्ट में भी है।
तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि मटेरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना हो गया है। तो मातृ मृत्यु दर की बात यहाँ पर करी गई है। रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये बोला गया है कि मातृ मृत्यु दर जो है ना वो गिर कर कितना हो गई है, तो 130 पर लाख, मतलब 1 लाख महिलाओं में 130 महिलाएं जो थीं वो प्रसव के समय उनकी मृत्यु होती थी, वो अब घटकर 97 पर लाख हो गई है। तो सरकार के द्वारा काफ़ी इनिशिएटिव उठाए गए हैं जिसकी वजह से ये कम हो गया। तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफ़ी ध्यान रखना है कि 1 लाख महिलाओं में 130 महिलाएं प्रसव के समय उनका देहांत हो जाता था, लेकिन उसको घटाकर 130 का टारगेट जो 2014 से 16 में था वो 18 से 20 में कितना हो गया है, वो हो गया 97 पर लाख। 26% डिक्लाइन हुआ है। कितना है, 26% का डिक्लाइन हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 26% का डिक्लाइन हुआ है मातृ मृत्यु दर में। ठीक है, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 70 पर लाख इन 8 स्टेट। अब भारत के जो 8 राज्य हैं उसमें 70 से भी कम है, मतलब 1 लाख पर 70 महिलाएं प्रसव के समय मृत्यु होती है। वो मतलब 8 राज्यों में जो हमारा नेशनल आंकड़ा है। इससे स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं क्या कोई राज्य ऐसे हैं जिनका आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कम है, तो बिल्कुल है, 8 राज्य ऐसे हैं जिनका आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कम है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, केरला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटलिटी काफ़ी अच्छी है, मेडिकल सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो केरला में 19 है, महाराष्ट्र में 33 है, तेलंगाना में 43 है, आंध्र प्रदेश में 45 है, तमिलनाडु 54, झारखंड में 56, गुजरात और कर्नाटका। यहाँ देखने वाली बात है कि उत्तर भारत का कोई राज्य है क्या, झारखंड थोड़ा सा मिल जाता है मिडिल में, बाकी उत्तर भारत के राज्य यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छा कदम उठाया है। हाईएस्ट रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं महिलाओं की प्रसव के समय वो होती है आपकी असम में। तो ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय है कि असम को इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो सबसे जो ज़्यादा मृत्यु हो रही है महिलाओं की वो कहाँ हो रही है, असम में। कितनी हो रही है, 195। फॉलोड दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश 173। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश 167। तो काफ़ी चिंता का विषय है यहाँ पर कि किस तरीके से इसको कम किया जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है मातृ मृत्यु दर का वो राष्ट्रीय आंकड़े से भी ज़्यादा है, इसको भी ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है। तो ध्यान रखो यहाँ पर 130 जो है ना हमारी, वो 130 से घटाकर 97 कर दिया गया। 26% का डिक्लाइन आया है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ 70 से भी कम है, जिसमें टॉप पर केरला है। ठीक है, अब बात करें सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ होती है, तो असम में होती है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, सबसे कम कहाँ है, केरला में। ठीक है, केरला के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब टारगेट क्या है, टारगेट 3.1 जो पैरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो सेटअप करता है कि ग्लोबल मॉर्टेलिटी, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो गोल है उसका जो टारगेट कौन सा है, 3.1 टारगेट है, उसमें क्या आता है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उसमें आ जाता है। तो उसका ग्लोबल जो आपका एम बोला गया कि हमें कितने से कम करना है, तो 70 पर लाख से कम करना है। कितने, 70 पर लाख से। देखो राष्ट्रीय आंकड़े से भारत के कितने राज्य कम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8 राज्य जो है ना वो राष्ट्रीय आंकड़े नहीं, वैश्विक आंकड़े से भी कम है। तो 70 पर लाख करना है, ये वैश्विक आंकड़ा है 2030 तक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कब तक आंकड़ा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है, वैश्विक आंकड़ा क्या है। तो 2030 तक हमें क्या करना है कि 70 पर लाख कम करना है, ये ग्लोबली मतलब इनका इनिशिएटिव है, ग्लोबली एम है। तो हमारे 8 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी कर दिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, जो असम में, सबसे कम कहाँ हो रही, तो केरला में। उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, और 2030 तक आंकड़ा रखा गया कि 70 पर लाख से कम लेके आना है, यूनाइटेड नेशन ने आंकड़ा रखा है। लेकिन भारत ने कितना इसमें लक्ष्य पाया है, तो 130 जो था 14 से लेकर 16 के बीच में, वो 18 से 20 में घटकर कितना हो गया है, 97 हो गया है। तो काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर पर 1 लाख लाइफ बर्थ इज कॉल्ड मैटर। तो जो 1 लाख महिलाओं पर जितनी प्रसव के समय मृत्यु होती है उसे हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, तो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि रीजनल, ठीक है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ खोल दिया गया है, वो खोल दिया गया आपका असम में। तो बस इसको ध्यान रखना है, असम के सिलचर में खोला गया है कि यूनानी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च जो होगी। तो भारत ने आयुष को शुरू कर रखा है, आयुष इनिशिएटिव को शुरू कर रखा है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो। ठीक है, ठीक है, तो आयुष के तहत ही इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। तो कहाँ पर खोल दिया गया है, ये खोल दिया गया आपका असम में, असम के सिलचर में। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस इतना ध्यान रखो। अगला है तवांग वार मेमोरियल। तो तवांग वार मेमोरियल कहाँ, तवांग मठ भी है, तवांग वार मेमोरियल कहाँ पर बना दिया गया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बना दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू ने इसका डेडिकेशन किया है, एक्सपेंडिचर ऑफ रिनोवेशन। तो यहाँ पर 68, ये जो तवांग वार मेमोरियल था किसकी याद में बनाया गया था, 1962 इंडो चाइना वॉर की याद में। किसकी याद में, इंडो चाइना वॉर की याद में इसको मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, अगला आ जाता है हमारा
यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन, तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन जो है उसका कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया आपका गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। अब गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये है आपकी ग्रेटर नोएडा में। तो भारत और अफ्रीका जो हैकाथन का इनॉग्रेशन किया गया वो कहाँ किया गया, वो किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एंशिएंट सिटीज़ वगैरह हैकाथन में कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अदर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अफ्रीका को और इंडिया को साथ में आके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, इसके लिए यहाँ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, यहाँ से इनॉग्रेशन किया गया और यहाँ पर दोनों मिलके काम करने वाले हैं। कहाँ से, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं कि धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो धम्मा दीपा जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका गठन कहाँ पर हुआ, कहाँ पर खुली है ये खुली आपकी त्रिपुरा में, त्रिपुरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे त्रिपुरा में खुली है, बस इतना ध्यान रखना कि धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली है, तो ये आपकी त्रिपुरा में खुली है, उससे ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें। आगे हम चलते हैं कि होमर, नहीं पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पॉइंट क्या दिए गए हैं कि यहाँ पर डिक्शनरी, तो कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, ये इतना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार सबसे ज़्यादा वर्ड 2022 में किसका यूज़ किया गया था, तो ये है आपका परमा क्राइसिस, ठीक है। परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब लोग सुरक्षित महसूस ना करें और कहीं पर भी मार्केट में इंस्टेबिलिटी हो, तो इसे बोलते हैं परमा क्राइसिस। तो ये कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2022 का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड कौन सा है, परमा क्राइसिस। आगे होमर डिक्शनरी, तो होमर वर्ड किसने चूज़ किया है, तो कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ हुआ है वो कौन सा है, होमर, ठीक है। अब होमर का मतलब क्या होता है, द वर्ड वाज एन आंसर टू वर्ड गेम विच बिकम द डिक्शनरी ऑफ द, मतलब ये वर्ड गेम के ऊपर है। तो होमर, ध्यान रखना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड चूज़ किया है, होमर को। कोलिंस ने किसको किया है, परमा क्राइसिस को। और गैस लाइटिंग, अब गैस लाइटिंग किसने किया है वर्ड को, ये किया है आपका मैरियम वेबस्टर ने। तो मैरियम वेबस्टर ने बोला है कि गैस लाइटिंग सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है 2022 में। तो सारी डिक्शनरी है, सब अपना अपना अलग अलग निकालती हैं। तो परमा क्राइसिस के किसने किया है, कोलिंस डिक्शनरी ने। होमर वर्ड किसने किया, कैम्ब्रिज ने। और गैस लाइटिंग मैरियम वेबस्टर ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बस, तो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन। अब यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन की बात करी गई है। तो कौन से एयरपोर्ट पर आप चेहरे से आपकी पहचान कर ली जाएगी, ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेशियल रिकॉग्निशन की शुरुआत कर दी गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस एयरपोर्ट पर फेशियल रिकॉग्निशन की शुरुआत कर दी गई है, ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है गोबलिन मोड। अब गोबलिन मोड जो है ना वो किसका है, ये है आपका ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, तो उसने कौन सा वर्ड चूज़ किया है, गोबलिन मोड, ठीक है, गोबलिन मोड। तो जितने भी डिक्शनरी ने वर्ड चूज़ किए हैं इनको ध्यान रखना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 में ऑक्सफोर्ड ने क्या किया था, तो वैक्स किया था। 2019 में किया था क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी को। और ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, इनके क्वेश्चंस, कोलिंस हो गई, वेबस्टर हो गए, मरियम वेबस्टर, इनके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखो, इसको पढ़ लेना। 2018 में टॉक्सिक, तो ध्यान रखेंगे गोबलिन मोड किसने किया है, तो ऑक्सफोर्ड ने किया है, बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। आगे हम बात करते हैं कि नाइन्थ आयुर्वेदा जो आपकी कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई, तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, तो ये हुई है गोवा में, ठीक है। 9वीं जो वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस की शुरुआत की गई वो कहाँ पर की गई है, गोवा में की गई है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं 3 इंस्टीट्यूशन है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली। इतना तो नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आयुर्वेदा जो कांग्रेस है वो कहाँ पर हुई है, गोवा में है। अब वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि 8 से लेकर दिसंबर तक चली है ये पणजी में, गोवा में, ठीक है। अब दिस इवेंट ब्रिंग टुगेदर लीडिंग प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा। अब ये क्या है ना कि जितने भी आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं उनको इकट्ठे लाना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मतलब यही है कि जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आयुष से जुड़े हुए हैं उनको साथ में संगठित करना और इनोवेशन R&D करना, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो आयुष मिनिस्ट्री थी, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी ये कहाँ हुई थी, गोवा में। आगे हम बात करते हैं दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो दिव्यांग डिपार्टमेंट किस राज्य ने बना दिया है, तो अभी कल हमने पढ़ा था एक कि पीस, वायलेंस और पीस, इन जो हमारा अहिंसा,
शांति और अहिंसा मंत्रालय किसने बनाया, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि शांति और अहिंसा मंत्रालय किसने बनाया है। बाकी दिव्यांग डिपार्टमेंट किसने बना दिया है, तो ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने क्या किया कि एक अलग से ही दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग डिपार्टमेंट बना दिया है। तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो कुछ ऐसे काम जो पहला राज्य बन जाता है, ऐसा कुछ काम करता है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने खुद के लिए अपना विकलांग जो मंत्रालय है एक बना दिया है, तो दिव्यांग डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका नाम दिया है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 9 दिखते हैं। अगला पॉइंट मतलब दिखते हैं, ये डिक्शनरी हेमकोश। तो चेयरमैन ऑफ असमीज मीडिया ग्रुप सारिन प्रतिदिन जयंत बरुआ प्रेजेंटेड अ कॉपी ऑफ ब्रेली वर्जन ऑफ असमीज डिक्शनरी हेमकोश टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू न्यू दिल्ली। हेमकोश इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट असमीज डिक्शनरी। तो हेमकोश के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हेमकोश क्या है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये है असमीज डिक्शनरी। तो असमीज डिक्शनरी कौन सी है, हेमकोश है, ठीक है। तो इसको पब्लिश कौन करता है, सैनिन प्रतिदिन किया जाता है। और हेमकोश का जो पब्लिकेशन हुआ था ये 1919 से शुरू हो रहा है। और इसका पब्लिकेशन करने वाले कौन थे, हेमचंद्र बरुआ। तो हेमचंद्र बरुआ ने इसका पब्लिकेशन शुरू किया था। और ठीक है, और ये कहा कि ये असम की है और 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बस इतना ध्यान रखो। तो हेमकोश के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दें कि हेमकोश क्या है। तो हेमकोश एक डिक्शनरी है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपकी असम राज्य से संबंधित। आगे हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स मतलब कि जो जनजातियाँ हैं उनके लिए इंसाइक्लोपीडिया जो ओपन किया है, ये किसने किया है, तो उड़ीसा ने किया है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स की शुरुआत किसने करी है, उड़ीसा ने। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा में शुरू की है। अब ये क्या कि बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री। देखो पहला स्टेट है इंसाइक्लोपीडिया शुरू करने वाला जनजातियों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए पहली बार इंसाइक्लोपीडिया शुरू करने वाला कौन है, तो ये आपका उड़ीसा है, पहली बार, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है ना, उनके लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। और तो मतलब उड़ीसा जो है ना जनजातियों के लिए, प्रजातियों के लिए काफ़ी काम करती रहती है। तो यहाँ पर R&D करना है किसके लिए, किसको लेकर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है ट्राइबल्स को लेकर। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइबल की शुरुआत किसने करी है, उड़ीसा ने। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको। दिस रिसर्च आर्टिकल इज बेस्ड ऑन 62। अब ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगला आगे देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लता मंगेशकर चौक। तो लता मंगेशकर चौक का इनोवेशन कहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनोग्रेशन कहाँ पर कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया अयोध्या में। तो अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक बना दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 93rd बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश वाले इसको ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसको किया है। न्याय घाट चौक इन अयोध्या। अब किसको बदलकर कर दिया गया है, तो न्याय घाट जो चौक है, न्याय घाट चौक है अयोध्या में, उसको बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। तो इस ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 14 टन की वेटनिंग के इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर वीणा रखा गया है। 40 फीट लॉन्ग, 40 फीट मतलब 40 फीट लॉन्ग और 14 टन वजनी जो वीणा है उसको भी इस चौक पर रखा गया है। और इसका नाम बदलकर जो न्यास घाट चौक है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसको बढ़ा दिया गया है। कहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ा दिया गया था। 30 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं इसको बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, तो इसको ध्यान रखना है किन दो राज्यों में बढ़ाया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। बाकी 30 तारीख निकल चुकी है, अभी इसको अपडेट करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस पूरा का पूरा जो पावर होता है वो डिफेंस आर्मी के पास चला जाता है। जहाँ पर भी देखते हैं कि जहाँ पर जो माहौल है वो कंट्रोल में नहीं होता है, तो वहाँ पर ASPA लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ASPA एक्ट के बारे में हम लोग इसको मैं अपडेट करके पूरा बता दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो यहाँ पर है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ फॉर निहोंशु। तो जापानीज एमएनसी नई दिल्ली है, उसने क्या किया कि निहोंशु जापानीज एक शेक होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि GI टैग के लिए अप्लाई किया है। तो क्या ऐसा करने दुनिया पहला ऐसा देश बन गया है कि जापान जो है ना, पहला ऐसा देश बन गया है जो भारत में GI टैग ले रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो GI टैग है। सोजात मेहंदी। सोजात मेहंदी कहाँ का, राजस्थान का है। डाले खुर्शीनी मैंगो, जो मैंगो है वो कहाँ का है, सिक्किम का है, GI टैग है उसको मिला है। तेलिया रूमाल कहाँ का है, तेलंगाना का, इसको भी ध्यान रखेंगे। सोराई एंड खोबर काला ये झारखंड के हैं। और कंदमल हल्दी कहाँ की है, उड़ीसा की है। जूडिया राइस वाइन कहाँ की है, असम की है। और तेजपुर लीची कहाँ की है, असम की है, ठीक है। तो नागा खीरा कहाँ का है, नागालैंड का है। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। बाकी कौन सा ऐसा देश बन गया है जिसने भारत में GI टैग लेने के लिए अप्लाई किया है, तो वो है आपका जापान, जिसने जापानीज शेक है जिसको नाम है निहोंशु, ठीक है, उसको लेने की बात करिए। तो आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है, ये फर्स्ट स्टेट टू हैव हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो ये हम बता चुके हैं कि पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने हर घर जल सर्टिफिकेशन पा लिया है, तो ये गोवा है। तो गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर 100% हर घर में क्या है, टैप वाटर पहुँचा दिया गया है सरकार की योजना के तहत पूरी तरीके से। और इसको किसके अंडर में किया गया है, ये है जल शक्ति मंत्रालय। किसके अंडर में किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको किया गया है। तो पूरे की 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। गोवा पहला राज्य बन गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि दादर नागर हवेली दमन दीव हैज़ बीन डिक्लेयर द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी। और पहली जो यूनियन टेरिटरी यूटी है वो कौन बन गई है, तो वो बन गई दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। राज्य तो गोवा है, अगर यूटी की बात करें तो दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, क्योंकि इसको मर्ज कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं जल जीवन मिशन वाज लॉन्च। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर क्या था कि विच वाज इन्वेस्टेड सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन, कितना लीटर पानी प्रति व्यक्ति को सप्लाई किया जाना है, तो ये आपका 55 लीटर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को सप्लाई किया जाएगा। और 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। यूटी कौन है, दादर नगर हवेली। राज्य कौन है, तो गोवा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जल शक्ति मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, ध्यान रखना है इसको। आगे हम जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देखते हैं। गमछा, जो गमोछा कहाँ का है, जीआई टैग मिला है, गमछा को दिया गया है, ये असम का है। ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तंदूर रेड ग्राम। तो तंदूर रेड ग्राम जो है ना, ये कहाँ का है, तो तेलंगाना का है, जीआई टैग इसको मिला है। ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो चना है तो तंदूर रेड ग्राम होता है, इसमें 24% प्रोटीन पाया जाता है। कितना है, 24% प्रोटीन पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे है एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख। तो एप्रिकॉट कहाँ के हैं, ये लद्दाख के एप्रिकॉट्स को क्या कर दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया है। व्हाइट ओनियन ऑफ अलीबाग, जो व्हाइट ओनियन है, सफ़ेद प्याज है, कहाँ की, अलीबाग की, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काई चटनी। तो काई चटनी कहाँ की है, ये आपकी है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो काई चटनी है, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, अब ये बनती किससे, काई चटनी बनती किससे, चींटियों से बनती है। किससे बनती है, ये चींटियों से बनती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो काई चींटी कहाँ की है, ये उड़ीसा की है, ये चींटियों से बनती है, तो इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या है। अब यहाँ पर वासेनार एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया। व्हाट इज वासेनार एग्रीमेंट, तो यहाँ पर है कि इंडिया विल चेयर द वासेनार एग्रीमेंट फ्रॉम जनवरी 1 टू इंटायर ईयर। तो 2023 में भारत वासेनार एग्रीमेंट का क्या बनने जा रहा है, चेयरमैन बनने जा रहा है। अब वासेनार एग्रीमेंट क्या है कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेंबर कंट्रीज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस इशूज सच एज ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल। अब वासेनार एग्रीमेंट क्या है कि कुछ जो संवेदनशील हथियार हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है, किस प्रकार से किया, कोई इलीगल तरीके से तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इलीगल तरीके से हथियारों का ट्रांसफरेशन जो कन्वेंशनल आर्म है उनके ऊपर नज़र रखना वासेनार एग्रीमेंट के तहत आता है। अब इंडिया वाज द एडमिटेड 42nd मेंबर, तो भारत इसमें 42वां मेंबर बना था। और कब बना था, ये बना था आपका 2017 में। 2023 में भारत इसका चेयरमैन बना है, 2017 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, 42वां सदस्य बना था, इसको ध्यान रखेंगे। अब इंडियाज एंट्री इनटू एक्सपोर्ट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन विल इनहेंस आवर कंट्रोल क्रेडिबिलिटी इन द न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन सेक्टर। हाउ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। देखो, भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत क्या है कि इसका वासेनार का सदस्य बन गया है। एनपीटी क्या है कि एनपीटी मतलब कि नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी है, आप परमाणु निरस्त्रीकरण जो संधि उसके ऊपर हस्ताक्षर किए बिना आप इसके सदस्य बन जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वासेनार के बारे में जान लेते हैं। तो वासेनार का गठन कब हुआ था, 1996 में हुआ था। ठीक है, वासेनार जगह कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है वियना में। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वासेनार एग्रीमेंट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं अगर कन्वेंशनल आर्म की डील होती है। डुअल यूज आइटम्स एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन मेंबर स्टेट्स, इट्स मेंबर हैव टू इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो किस इज नॉट मिसयूज। इनका सीधा एक एम है कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कहीं पर भी मिसयूज ना हो। ऐसा ना हो कोई देश चुपके से किसी देश को न्यूक्लियर जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भेज दे या उसकी जानकारी भेज दे, तो उसके ऊपर नज़र रखना वासेनार का पूरा काम होता है। तो वासेनार एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है, कन्वेंशनल आर्म मतलब ऐसे हथियार जिससे सर्वनाश हो सकता है, त्राही त्राही हो सकती है, तो उनके ऊपर क्या करना, नज़र बनाए रखना है। और उसमें खासकर न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सदस्य भारत बन गया है, 42वां सदस्य 2017 में बन गया था। इस साल चेयरमैन कर रहा है भारत। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में है। और इसका गठन हुआ था 1996 में। वासेनार जगह कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि न्यू कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ये तो मैं शायद बता चुका हूँ। तो अस्थाना, जो अस्थाना है उसको फिर से बना दिया गया है। नूर सुल्तान की जगह किसको, अस्थाना को फिर से बना दिया गया है कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ये कल के सत्र में पढ़ चुके हैं। फूड सिक्योरिटी एटलस किसने जारी कर दिया है, ये आपका झारखंड है, उसने फूड सिक्योरिटी एटलस जारी कर दिया है। अम्बेडकर सर्किट के बारे में हम बात कर चुके हैं कल, फिर से ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो अम्बेडकर सर्किट
पूरी तरीके से बनाने के लिए तैयार हैं। तो अम्बेडकर सर्किट बनने वाला है। जो यूनियन एंड कल्चरल मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने इसका अनाउंस कर दिया है। कहाँ से किया है? धर्मशाला से किया है। तो अम्बेडकर जी की जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं वहाँ पर क्या है, जैसे जन्मभूमि हो गई, शिक्षा भूमि हो गई, जन्मभूमि हो गई, चैत्य भूमि हो गई, महापरिनिर्वाण भूमि हो गई या दीक्षा भूमि हो गई। तो ये बस पॉइंट ध्यान रखना है, दीक्षा भूमि कहाँ हुई थी, शिक्षा भूमि कहाँ हुई थी, जन्मभूमि कहाँ हुई थी, चैत्य भूमि कहाँ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम 14 अप्रैल को, कब, 14 अप्रैल को हम एक इक्वलिटी डे मनाने वाले हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको बोला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखो और इसको लगातार पढ़ाई करो। तो ये थे आज का हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से हम लगातार कंटिन्यू सीरीज़ करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब हम लेके आते रहेंगे। तो क्या करना है, हमें डेली डेली बस पढ़ना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है तो बना लो, वरना इससे ही पढ़ते रहो। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने ही बहुत है। जय हिंद।